टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विथ एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं केवल आपके सामने और आपको जैसे कि पता है कि हम पॉलिटी के एक एक सेशन में हम कवर करते जा रहे हैं आपके सिलेबस को, जिसको आप आसानी से कम समय में रिवाइज कर सकें। और ये एमसीक्यूज के तहत है, यानी कि आपका डबल फायदा हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से कवर करने पे। तो आज इस पॉलिटी सीरीज का 5वां एपिसोड है और हर सब्जेक्ट के अलग अलग सीरीज के एपिसोड चल रहे हैं। मतलब इस सीरीज के अलग अलग सब्जेक्ट के एपिसोड हैं, सारे देखना हो आपको तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिएगा। अभी भी आपके पास समय है एग्जाम के लिए, तब तक में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। भारत में वित्त विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धन विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक 2 को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। फिर है वित्त विधेयक एक संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने की अनुशंसा ना की जाए। चलिए हम दोनों को देखते हैं। वित्त विधेयक के संदर्भ में है, धन विधेयक के संदर्भ में नहीं। लेकिन धन विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक 2 को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि हमें धन विधेयक के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि इसका उत्तर क्या है, डी का मतलब क्या हो गया कि ना तो 1 और ना तो 2, कोई भी सही नहीं है इसमें से। क्यों नहीं है, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले जो वित्त विधेयक 1 है उसको देखते हैं। वित्त विधेयक 1 के तहत अनुच्छेद 110 में उल्लिखित एक या सभी मामले शामिल होते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब क्या है, धन विधेयक के तो सभी मामले शामिल होंगे। धन विधेयक का मतलब क्या हो गया, जहां पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं करों की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं करों में। अब लेकिन यहां पर वो सब तो शामिल होंगे, उसके अलावा अब उनमें कोई नियमों में बदलाव हो जाए तो उसके लिए यहां पे ये काम करेगा, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। वित्त विधेयक 1 दोनों रूपों में धन विधेयक के समान किस मामलों में है, इन दोनों रूपों में जिसकी यहां पे बात हुई है। अब यहां पे दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जा सकते हैं नहीं बोलेंगे, तो दोनों ही कहां प्रस्तुत किए जाएंगे, लोकसभा। दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कॉमन रहेगा हमेशा धन विधेयक और वित्त विधेयक 1 में। वित्त विधेयक 2 होते हैं आपके, दूसरे वाले में क्या होता है, जो सरकार के खर्च होते हैं, जैसे कि कुछ बनवाना है ना, कुछ आयोग, कोई आयोग बनाना है, उसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए खर्च लगेगा, तो उससे संबंधित जो बिल होगा, विधेयक होगा, वो वित्त विधेयक 2 के तहत बनेगा। तो वित्त विधेयक 2 में नहीं, हम पहले 1 में जान लें कि ये दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, धन और वित्त 1, और दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही प्रस्तुत। ठीक है, एक होता है सहमति के बाद और एक होता है पारित होने से पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, तो अनुशंसा अलग है ना। लेकिन यहाँ पे पेश करने के लिए ही यहाँ पे कह दिया है क्या, पहले सहमति फिर प्रस्तुत होगा, तो ये एक मामला अलग है। तो सभी मामलों में वित्त विधेयक 1 को उसी प्रकार व्यवहारित किया जाता है जैसे कि साधारण विधेयक। अब बात आती है हमारे वित्त विधेयक 2 की। अब यहाँ पे भारत की संचित ईंधन पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। संचित ईंधन कंसोलिडेटेड फंड, राजस्व, ऋण, व्यय, मतलब जो राजस्व है, ऋण है, वो सब कुछ, इसमें ब्याज है, वो आ जाएगा। तो लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है, इसका साधारण विधेयक की तरह प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए, यह धन विधेयक की तरह नहीं है, और इसमें बात क्या है, संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दे दे। यानी कि पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, पारित नहीं किया जा सकता, उसके लिए अनुशंसा, एक तरह के हम प्रकार के कहें, एक सहमति की बात हो रही है राष्ट्रपति की तरफ से। तो ये कहीं भी पेश हो सकता है, राज्यसभा, लोकसभा में। अब यहाँ पे एक बात, संसद के जब किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है प्रस्तुत करने के लिए। ये 2 अंतर हो गए, यही 2 अंतर बड़ा ही दोनों में मेजर डिफरेंस वित्त विधेयक 1 और 2 में क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे पता होना चाहिए, दोनों सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा, समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से साधारण सा प्रतीत होता है, यानी साधारण के तरीके से इसको पारित कराया जा सकता है। अब अगला हम देखें तो संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक प्रसुविधाएं अधिनियम 1998 के तहत राज्यसभा में मान्यता प्राप्त समूह से तात्पर्य उस समूह से है जिसमें 15 से 24 सदस्य हों, 10 से 20 सदस्य हों, 25 से 30 सदस्य हों और कम से कम 30 सदस्य हों। अब इसको आपने देखा, यहां पे एक बार गौर करिए, मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता की बात हो रही है।
अब मान्यता प्राप्त समूहों के नेता के तहत राज्यसभा में मान्यता प्राप्त समूह से तात्पर्य, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, पूरा कानून है, अधिनियम है, जहां पे दल और समूहों के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे हमें मान्यता प्राप्त दल और मान्यता प्राप्त समूह के बारे में बात करनी होगी, वो भी किसके संदर्भ में, राज्यसभा में। तो हमें ये सारी बातें जाननी है, हम आंसर पे तो आएंगे। आंसर इसका है ए, यानी कि 15 से 24 सदस्य के लिए। अब इसका मसला क्या है, देखिए कानून का नाम पहले जान लीजिए, कानून का नाम ना आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त दल और समूहों के संसदीय नेताओं तथा मुख्य सचेतकों, विप के बारे में हम बात करें। विप के मतलब के बारे में क्या है, प्रमुख सचेतक मतलब जो यह देखता है कि हर पार्टी का अपना सचेतक है, वो ये देख रहा है कि जिस प्रकार से राज्यसभा में उनके पार्टी के मेंबरों को बिहेव करना चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वोटिंग के संदर्भ में हो, चाहे अपने पक्ष रखने के संदर्भ में हो, वो पार्टी के अनुरूप है या नहीं है, वो कौन देखता है, सचेतक देखते हैं। नेताओं तथा मुख्य सचेतकों को टेलीफोन या सचिवी सहायता जैसे विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त हो सके, जिससे कि क्रम में विधिक ढांचा प्रदान करने लाए गए। अब देखिए क्या है, इनके अपने काम भी हैं, इस काम के लिए एक व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था उनकी पहचान से होगी, जैसे कोई मान्यता प्राप्त समूह हो गया या दल हो गया। अब समूह और दल में अंतर क्या है कि संख्या का है, दल में संख्या ज्यादा होगी, समूह में होता है कि अलग अलग लोग हैं और उनको मिला के एक समूह बना दिया, उस समूह की एक संख्या निर्धारित कर दी, तो वो संख्या कितनी हमने बताई, 15 से 24 सदस्य उसमें हो सकते हैं, तो उनको एक खास सुविधाएं मिल जाती हैं। वो सुविधाएं कौन कौन सी होती है अगर आपको देखना है तो मान्यता प्राप्त दल जो है उसके लिए कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। और मान्यता प्राप्त समूह लोकसभा में 30 से 54 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 15 से 24 सदस्य। तो हम राज्यसभा की बात कर रहे थे 15 से 24 सदस्य, जब मान्यता प्राप्त समूह की बात हो, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। और समूह पार्टी में अंतर मैंने आपको बताया ही क्या है। अब यहाँ पे सुविधाएं की बात करें तो एक तो आवास की है, मान्यता प्राप्त नेता और मुख्य सचेतक को बिना किराए का आवास आवंटित किया जाता है। टेलीफोन की सुविधा भी मिलेगी और इसके अलावा सचिवी यानी कि कार्यालय कार्यों के लिए आवश्यक स्टाफ जो होता है वो भी मिलेगा, यानी कि वो अपना काम जिस और बेहतर तरीके से कर पाए, इस प्रकार की सुविधा इसीलिए दी गई है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ए। हम आते हैं हमारे अगले सवाल पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा की नियत समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा, राज्यसभा में नियम समिति नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये लोकसभा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, नियम समिति। और क्या नियम समिति राज्यसभा में है? क्योंकि इसमें तो कह दिया राज्यसभा में नियम समिति नहीं होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कथन सही है या है? चलिए देखते हैं। उत्तर इसका ए है, लेकिन क्यों है वो देखते हैं। नियम समिति सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन में संबंधित मुद्दों पर परीक्षण करती है कि जो कार्य चल रहा है, जैसे कि सदन का कार्य क्या है, जैसे प्रश्नकाल है, अलग अलग काल है, वो पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है, उसके लिए क्या कोई और नियम बनाने की जरूरत है, वो देख लिया जाता है। तो ये सारे कार्य संचालन जो सदन के होते हैं उसको चलाने के लिए नियम बनाने का, उसमें संशोधन करने का काम है नियम समिति का। अब ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में होती है। लोकसभा में यह होती है 15 सदस्यों की और राज्यसभा में इसकी संख्या में एक हल्का सा छोटा सा बदलाव मिलेगा, 16 सदस्यों की। अब दूसरा कथन क्या कह रहा था कि राज्यसभा में होती नहीं है, जबकि राज्यसभा में होती है, तो दूसरा कथन तो अपने आप गलत हो गया। पहला वाला क्या सही है? तो पहला वाला सही है, 15 है। लेकिन अब सवाल ये है ना, अध्यक्षता किसके पास होगी? तो लोकसभा अध्यक्ष का पदेन अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता नहीं होगा, ठीक है, कैबिनेट का कोई नेता नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो यहां पे पहला कथन सही है, यानी कि केवल एक कथन सही है। अगले सवाल पे आते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में, पीएसी बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के लेखा परीक्षण वाले स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त निकायों के लेखा की जांच करती है। दूसरा, इसके द्वारा न केवल तकनीकी अनियमितताओं के लिए बल्कि मितव्ययिता और उपयुक्तता के लिए भी सार्वजनिक मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। और तीसरा, इसके पास सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले व्यय को अस्वीकृत करने या रोक लगाने की शक्ति होती है। अब यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कितने सही
ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। अब इसको हम समझते हैं बात को, ये सारी बात को समझिए क्या है मसला। ठीक है, यहां पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब कैग की बात हो रही है। कैग क्या काम करता है? कैग आपका ऑडिट का काम करता है। अब वो अलग है, लेकिन ऑडिट में क्या दिक्कत हुई, यानी कि सरकार के खर्चों में कहां हम कमी कर सकते थे, कहां ज्यादा खर्च हुए, उन सब में जो पूछताछ का काम करेगी, क्योंकि ये संसद की समिति है, वो काम कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। आंकड़ों का इसको आधार मिल जाएगा, कैग के द्वारा जो सबमिट की गई रिपोर्ट है ऑडिट की, उसी के आधार पर अपना काम करेगी पूछ का, कि हम कैसे खर्च कम कर सकते थे। तो इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कर दिया गया था, और पहली बार देखिए कब आया? 1921 में। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और यह तब से अस्तित्व में है। यानी कि ऐसा नहीं कि वही समिति में आप सदस्य तो बार बार बदलेंगे। तो इसमें एक ऐसी समिति है जो कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनी है। लोकसभा के सदस्य ज्यादा हैं, राज्यसभा के सदस्य कम हैं, तो इसी वजह से 15 और 7 का इसमें कॉम्बिनेशन है। और संसद द्वारा इसके जो सदस्य होंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार बनेंगे, और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दो बातें हैं, चुनाव कैसे हो रहा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा क्या हो रहा है कि एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि 15 सदस्यों का चुनाव करना है। अब चुनाव करने के लिए एक पक्ष वो है जिसने सरकार बना के रखा है, एक पक्ष वो है जो विपक्ष का है। अब बार बार वोटिंग होगी, 15 लोगों को बनाना है सदस्य, तो वोटिंग में बार बार जो सरकार बना के बैठे हैं, सत्ता पक्ष में है, उनके वोट ज्यादा ही है, समर्थन उनको, उनके पास बहुमत है, तो हर बार 15 के 15 सदस्य तो फिर वो अपने बना लेंगे। तो इसकी जगह पे ये तय हुआ कि ऐसा करने की जगह ये किया जाए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जिसके पास जितने सदस्य हैं, जैसे कुल सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा में, उस अनुपात में कि जिसके पास जितने हैं उस अनुपात में उतना ज्यादा उतना कम मिलता रहे। तो इससे सबका वहां पे रिप्रेजेंटेशन पक्ष विपक्ष और ज्यादातर पार्टियों का आ पाएगा। तो अब यहाँ पे अब एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे प्रेफरेंस सब अपने देंगे, यानी कि सबके लिए जब वोट होगा, मतलब 15 सारे जितने कैंडिडेट हैं सबके लिए, तो उसमें यह होगा कि मेरा पहला प्रेफरेंस, तो ये हर कोई हर किसी के लिए वोट दे रहा है कि मेरा पहला प्रेफरेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, मेरा पहला ये है, दूसरा ये, जितने कैंडिडेट होंगे किसी सीट के लिए, तो वहां प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे कि अब प्रेफरेंसेस में जैसे फर्स्ट राउंड में ही अगर कोई क्लियर विनर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सेकंड राउंड जाता है, थर्ड राउंड जाता है, जैसे कि आप राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में भी इस बारे में पढ़ते ही हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देख समिति का अध्यक्ष का क्या परंपरा चल रही है, ऐसा कुछ नियम नहीं था, लेकिन परंपरा शुरू हुई 1967 से, विपक्षी दल से ही इसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो आप कभी सवाल आए तो आप बता सकते हैं किससे चुना जाता है, तो आप बोलेंगे विपक्षी दल से। अब यहाँ पे जो कैग है, कैग के जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसके जांच के आधार पर जो राष्ट्रपति के पास प्रमुख सम्मिलित किया जाता है, दिया जाता है, उसके आधार पर फिर आगे का काम होता है। ठीक है, तो वो जो काम होगा उस पर फिर वो उसकी जांच करते हैं। जांच करके जैसे कोई सार्वजनिक उद्यम है या कहीं पे कोई निकाय है, स्वशासी है, अर्धशासी है, वो जांच करके देखते हैं कि जो खर्च हुआ है उसमें कितना खर्च सही है। तो कैग के द्वारा इसका जांच किया जाता है, लेकिन वहां पे उसको लेकर के वहां पे क्या गड़बड़ी हुई है उसको समझने, क्योंकि वो पूछताछ में तो सारी चीजें आएंगी, तो वो पूछताछ वाली बात, एक तरफ आंकड़े दूसरी तरफ उससे संबंधित पूछताछ। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, और इसके पास सरकारी विभाग द्वारा किए जाने व्यय को अस्वीकृत करने या रोक लगाने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे तीसरे कथन के संदर्भ में अगर हम देखें, अब ये बात आपको स्पष्ट करना होगा कि रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, वह परामर्श दे सकता है लेकिन बाध्यकारी नहीं होता है। तो रोक कैसे लगा देगा? अगर बाध्यकारी होगा तभी रोक लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड स्टेटमेंट है, बाध्यकारी कह दिया। तो यहाँ पे कितने कथन सही है? 2 कथन सही। उत्तर है आपका बी, केवल 2। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी परिस्थिति में संसद या राज्य विधानमंडलों में चर्चा नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी
ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल डिफरेंस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय। अब यहां पे पहली बात को देखिए, प्रेसिडेंशियल डिफरेंस अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, यानी कि कोई ऐसा मसला संविधान का, कानून का या लोकहित का, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मसला जो कि आवश्यक हो पे उस पर एक अच्छी व्याख्या निकल के आए, तो राष्ट्रपति सलाह के लिए जाते हैं। मतलब सलाह किससे लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई एक जज नहीं देगा, ऐसा नहीं कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे दे। यहां पे 5 न्यायाधीशों की पीठ होगी कम से कम। अब ये 5 न्यायाधीशों की पीठ है, 5 न्यायाधीशों की पीठ को हम कहते हैं संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है, ये बात सही है। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी परिस्थिति में संसद या राज्य विधानमंडलों में चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इनको हटाने की प्रक्रिया होती है, महाभियोग की तरह की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग नहीं बोलते उसको, महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं ना, तो वो जब होती है तो उस दौरान तो चर्चा होती है, क्योंकि हटाने के लिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या है, या तो सिद्ध कदाचार है या अक्षमता है। अक्षमता के बाद आते हैं सिद्ध अक्षमता को छोड़ें, लेकिन सिद्ध कदाचार में क्या हो, जैसे करप्शन है, उस पर डिस्कशन तो हो सकता है। जब मामला वहां पे उस प्रक्रिया में आता है तो उस प्रक्रिया की वजह से डिस्कशन तो होता ही है, हम वहां की बात कह रहे हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, कितने कथन सही हैं? केवल एक है, दूसरा नहीं है। ठीक है, मुख्य बातें तो मैं सारी बता ही चुका हूं। अब आते हैं संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा विशेष महत्व के विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठकें की जा सकती हैं। विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना के लिए संसद अपने सदस्यों को दंडित कर सकती है, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं। कितने कथन सही होंगे? ए, केवल एक कथन इसमें से सही है। पहला है या दूसरा है? कौन सा है बताइए? पहला है, यानी कि केवल एक का मतलब ये होगा पहला कथन है। लेकिन यहां पे क्यों है? संसद द्वारा विशेष महत्व के विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठकें क्यों की जा सकेंगी? क्योंकि इसके लिए प्रावधान तैयार किया गया है। वो प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया है। सदन की गुप्त बैठक के मामले में यह लागू नहीं होता है। तो यानी कि इसकी जानकारी फिर क्या बैठक में बातचीत हुई नहीं लीक हो सकती। लेकिन विशेषाधिकार के हनन या सदन के अवमानना के लिए संसद अपने सदस्यों को तो दंडित कर ही सकता है, लेकिन जो संसद की प्रक्रिया को रोकेगा, कार्य में बाधा डालेगा, बाहरी होगा, तो उस पर भी दंड लगा सकता है, उसको भी हिरासत में करवा सकता है। तो यानी कि यहां पे ये गलत है, यहां पे नहीं बोल दिया है, बल्कि है होना चाहिए। तो केवल एक पहला वाला सही है। अब आते हैं लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा। बी, निर्वाचन परिणाम घोषित होना। सी, निर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण। और डी, निर्वाचन के बाद पहली बैठक होना। अब यहां पे उत्तर को समझिए। लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना, 5 वर्ष, क्या चुनाव जीतने से? चुनाव जीतने के साथ ही तो प्रधानमंत्री तय नहीं होता। तो क्या शपथ ग्रहण से? शपथ ग्रहण से भी नहीं होता। लोकसभा के 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा की पहली बैठक से ही होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन की तिथि घोषणा से नहीं, निर्वाचन परिणाम घोषणा से नहीं, निर्वाचित सदस्य की शपथ ग्रहण से नहीं, निर्वाचन के बाद पहली बैठक से, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। और ये कैसे तय हो पाया? 83(1) देखिए, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। अब लोकसभा पे आते हैं, तो राज्यसभा का कार्यकाल कब खत्म हो गया तो नहीं है, लेकिन लोकसभा में क्या है, 83(2) में कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष तक होता है। तो यह कार्यकाल लोकसभा का कहां उल्लिखित है? संविधान में। ठीक है, तो कहां पर है? संविधान में। संविधान का सर्वोच्च विधि है। देश में किसका शासन है? विधि का शासन है। सर्वोच्च विधि संविधान, यानी कि इस बात को तो अब ये एकदम से कह दिया, स्थिर बात है। अब आते हैं निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ना कि इसके प्रशासनिक व्यय। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। अब आपको बताना है कौन से सही हैं, 1, 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए बात को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि, जिसको हमने कहा था कंसोलिडेटेड फंड, जहां पे राजस्व, ऋण, ब्याज सब आता है। अब इस पर, इससे तो इनका जो है वेतन और भत्ता तो तय होता ही है इस संचित निधि से। जो इनके प्रशासनिक व्यय होते हैं, इनके प्रशासन को के लेकर के जो खर्चे होते हैं, वो सब भी इसी से जाते हैं।
तो यहाँ पे ना कि इसके प्रशासनिक व्यय से, इस वजह से कथन हो गया गलत। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है बताइए? बी आंसर है, केवल दूसरा कथन सही है, यानी कि कथन सही है। पर सही क्यों है इस बात को देखिए। अब यहाँ पे नियुक्ति के बारे में देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। और न्यायिक सदस्य यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, हम जो कॉलेजियम की व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ये बात कैसे, कॉलेजियम के संदर्भ में ये बात यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्पष्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों, अब यहाँ पे देखिए अब यही होता है, मैंने क्या कहा, कॉलेजियम की बात यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों और कर्मचारियों की बात कही जा रही है। और अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश कैसे कर पा रहे हैं? जिससे कि जो शक्ति का पृथक्करण है वो बना रहे। यानी कि अगर इस तरह से सरकार यहाँ पे अपने लोगों को रखेगी, अपने हिसाब से रखेगी, अपनी प्रक्रिया के हिसाब से रखेगी, तो हो सकता है शक्ति के पृथक्करण में दिक्कत हो। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई, स्टाफ नियुक्त करने की बात है यहाँ पे, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की। यहाँ पे कॉलेजियम की बात नहीं होगी वो जजों के लिए। तो ये कथन सही है। चलिए अब उसके बाद आते हैं आज के इस आखिरी सवाल पे। इसके बाद एक अभ्यास प्रश्न दूंगा, उसका जवाब आपको मुझे देना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन केवल उस न्यायाधीश द्वारा जिसका स्थानांतरण किया गया है। उपर्युक्त तत्वों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। अब यहाँ पे ऊपर फिर से देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श लेंगे? मुख्य न्यायाधीश परामर्श नहीं लेंगे, राष्ट्रपति कर सकते हैं मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेके। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत। और दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उस न्यायाधीश द्वारा जिसका स्थानांतरण किया गया है। क्या ये बात सही है? सही है। क्यों है? उत्तर क्या है? बी यानी कि केवल दो। अब बात को समझिए कैसे। पहले वाले में उल्टा लिख दिया, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश से परामर्श के बाद, ये हो सकता था। दूसरे वाले में दिक्कत ये है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये बात भी सही है, और न्यायाधीश द्वारा जिसका स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन यह स्थानांतरण दंड के स्वरूप में नहीं होना चाहिए। ये बात भी स्पष्ट रहे कि दंड के रूप में ना हो, पूर्णतः जनहित में हो, और असाधारण परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण हो। 1977 में ये निर्णय आया था। और 1994 न्यायालय ने क्या माना कि स्थानांतरण और मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, हालांकि केवल प्रभावित न्यायाधीश को ही स्थानांतरण को चुनौती देने का अधिकार है। तो चुनौती कौन देगा? न्यायाधीश। उससे क्या होगा? न्यायिक समीक्षा हो, और न्यायिक समीक्षा इसका मतलब हो सकती है संदर्भ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में। ये बात भी ध्यान रखिए। ठीक है, स्पष्ट है। उत्तर आपको बता दिया था, एक अभ्यास प्रश्न है, लेकिन उसके साथ ही ना एक आपको जरूरी जानकारी मिल जाए। हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, किस बात का? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच। अब ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच क्या है? ये एक लाइव ऑनलाइन बैच। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आप अपने शहर से, अपने घर से जब चाहें, जिस टाइम पे चाहें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, या सफर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपको मैनेज करना हो, अपनी यूपीएससी की तैयारी बेहतरीन टीचर्स के साथ में आप कर सकें। तो यह ऑनलाइन कैसे मिलेगा? दृष्टि आईएएस का एक दृष्टि लर्निंग ऐप है, जिसको शॉर्ट बोलते हैं डीएलए। दृष्टि लर्निंग ऐप आप सर्च करेंगे, ऐप आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा अपने डिवाइस में, आपको क्लास मिल जाएगी। तो ये डीएलए की खास बात क्या है कि आपके 14 महीनों में यूपीएससी का जीएस का, प्रीलिम्स का और मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करा देगा, और आप 18 महीनों तक जितनी बार चाहें उतनी बार यूपीएससी की ये क्लासेस जीएस की देख सकते हैं, कितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ जो स्टडी मटेरियल की बात करें, अब देखिए खास बात यही है कि ऐसा नहीं स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन में सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगी, कलर्ड बुकलेट्स मिलेंगी, घर पहुंचाई जाएंगी, और इसके साथ ही आप टेस्ट दे पाएंगे प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से। यानी कि कंप्लीट पैकेज है ये कोर्स आपके लिए।
और इसकी पूरी की पूरी फीस की अगर मैं बात करूं तो 34,999 रुपए है। और अगर आप चाहते हैं आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिले, अधिकतम डिस्काउंट मिले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय नाउ में कोर्स में लिंक में जाइएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा और वहां पे कैपिटल में कोड अप्लाई कीजिएगा KEVAN। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे उस आखिरी सवाल अभ्यास प्रश्न पे कि स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में संबंधित मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतें गठित करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। दूसरा, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा चाहिए। और तीसरा, स्थायी लोक अदालत का सभी आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार होता है जिसमें ऐसे अपराधी शामिल हैं जो शमनीय नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।